तो हमारे नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक शेर याद आता है। कश्ती भी न बदली, दरिया भी न बदला, और हम डूबने वालों का जज्बा भी न बदला। है शौक़ सफ़र कुछ ऐसा कि एक उम्र से हमने मंजिल भी न पाई और रास्ता भी न बदला। तो चलिए रिवर बोट प्रॉब्लम्स में डुबकी लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। So let's get to the formal wording of the question. A swimmer crosses a 500-meter wide river flowing at a speed 5 meter per second in two different events. In one event, he crosses the river in least distance, and in another event, he crosses the river in least time. The ratio of the time of crossing the river in least distance to least time is, and the swimmer can swim in still water at a speed of 10 meter per second. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें ये दो केसेस जो दिए हुए हैं इनके पीछे की थ्योरी क्या है। तो चलिए पहले थ्योरी का कोई रिविजन करते हैं। तो केस वन है मिनिमम टाइम ऑफ रिवर क्रॉसिंग का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रिवर के दो बैंक्स हैं और दिस इज बेसिकली हेलीकॉप्टर व्यू। तो आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको रिवर जो है ऐसे फ्लैट सी दिख रही है, रेक्टेंगुलर सी। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि रिवर इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से बह रही है, राइट। ओके, तो अब ये पर्सन जो है इसकी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि स्टिल वाटर में जो मैन की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर होगी, बट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के बराबर केवल तब हो सकता है जब वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो हो, यानी कि स्विमिंग पूल हो, नदी ना हो, बहता हुआ पानी ना हो। क्या है जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो लेट अस सी कि अगर ये जो पर्सन है ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी VMR से स्विम करते हुए बी तक आना चाहता, ठीक है, तो क्या होता। तो हमको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इधर से मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मकड़ियां बनाई हुई हैं। मकड़ी वन जो है वो ग्राउंड पे बैठी हुई है और मकड़ी टू जो है वो एक लोटस लीफ पे बैठी हुई है, और वो लोटस लीफ भी सेम वेलोसिटी ऑफ रिवर से ही बह रहा होगा। तो जो मकड़ी वन को जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मकड़ी टू को जो दिखाई देगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से देखिए। वेक्टर सम ऑफ VMR एंड VR अगर मैं देखूं तो VR इस तरफ है, इन दोनों का वेक्टर सम अगर मैं निकालता हूं तो दिस इज VM, यानी ये पर्सन एक्चुअल में, ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है हम उसी को एक्चुअल मानते हैं, नहीं, तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और ये इस पॉइंट बी पे नहीं बल्कि बी डैश पर निकलेगा। वो आना बी पर चाहता था लेकिन बी डैश पर निकलेगा, क्योंकि नदी इसको आगे बहा ले जाएगी उसी तरह से जिस तरह से वो इस मकड़ी टू को आगे बहा के ले जा रही है VR से, ठीक है। तो मकड़ी टू को आगे, मकड़ी टू जो है वो आगे जा रही है VR से, और ये पर्सन भी आगे जा रहा है। आगे मतलब एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में ये भी VR से बह रहा है और मकड़ी टू भी VR से बह रही है। तो
इसको क्या लगेगा, इस मकड़ी को क्या लगेगा कि ये पर्सन जो है ये एक्स में तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी एकदम सेम टू सेम है। तो मकड़ी टू को क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी इस पर्सन की सिर्फ वी एम आर दिखाई देगी। समझ आया? तो मकड़ी टू को ये पर्सन सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, ना कि एक्स में। जबकि ये जो मकड़ी वन है, ये वी एम ऑब्जर्व करेगी पूरा पूरा, मतलब ये एक्स में भी चलता हुआ देखेगी पर्सन को, और वाई में भी चलता हुआ देखेगी पर्सन को। ओके, तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं इन वाई डायरेक्शन, वाई में ये डी डिस्टेंस मूव कर रहा है, राइट? तो आई विल राइट वाई इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी। सो आई कैन से डी इज इक्वल टू वी वाई क्या है, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज वी एम आर इंटू टी। ठीक है। एक्स में कैसे कितना चल रहा है, इन एक्स डायरेक्शन मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। तो एक्स में ये इतना चला, जिसको कि हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, बह गया। किसकी वजह से, नदी की वजह से। तो मैं लिखूंगा कि ये जो ड्रिफ्ट है दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वी आर है इंटू टी। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि टी की जो वैल्यू है दिस इज डी डिवाइडेड बाय वी एम आर। और एक्स नॉट जो ड्रिफ्ट है दिस इज वी आर इंटू टी, टी हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर। फुल फाइन। अब आते हैं केस टू पे, तो जिसमें हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में नदी पार करनी है। अब पिछले केस में बी पे कूदना जा रहा था, बी पे पहुंचना चाह रहा था, बट कहीं यहाँ बी डैश पे इसने पहुंचा था। अब इसने अपनी मिस्टेक को इम्प्रोवाइज किया है। अब ये बोल रहा मैं इधर कहीं कूदूंगा, क्योंकि इसको मालूम है कि नदी तो इधर बहा के ले ही जाएगी। एंड अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मोशन आई कैन से दैट वी एम वेक्टर इज इक्वल टू वी एम आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम वी एम आर को किसी पर्टिकुलर एंगल पे कुछ इस तरह से रखें कि इनका जो रिजल्टेंट है वी एम, वो वाई डायरेक्शन में ही आए। तो पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मकड़ी वन यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगा ओनली इन वाई डायरेक्शन, एक्स में इधर या इधर मूव नहीं करेगा थोड़ा भी। और ये कब पॉसिबल है, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन पॉसिबल तब है जब मैं आपसे कहूं कि ये दो वेक्टर्स वी एम आर वेक्टर और वी आर वेक्टर का जो वेक्टर सम हो वो एक्स डायरेक्शन में जीरो हो जाए। तो इस वी एम आर को मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो ये इधर आ जाएगा वी एम आर कॉस थीटा, और इधर आ गया वी एम आर साइन थीटा। और ये ऑब्वियसली स्प्लिट हो गया तो ये खत्म हो गया। आगे की ओर है वी आर। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को नलीफाई हो जाना चाहिए, तभी ये एक्स में मूव नहीं करेगा, सिर्फ वाई में मूव करेगा। तो ये जो वी एम आर साइन थीटा है यही हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। फुल इन वाई डायरेक्शन वाई इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी डैश। जानबूझ के टी डैश लिखा क्योंकि पिछले वाले को मैंने टी लिखा था। यहाँ पे कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बी पॉइंट पे ही निकलेगा, इट विल नॉट मूव अट ऑल इन द एक्स डायरेक्शन। तो वाई में कितना चलना है भाई, डी चलना है।
कितने स्पीड से चलना है, वी एम से चलना है। वी एम की वैल्यू कितनी है, वी एम की वैल्यू हो जाएगी वी एम आर साइन थीटा इंटू टी डैश। तो यहां से टी डैश की वैल्यू निकल के आ जाती है डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। अच्छा, पिछले केस में आप अगर ध्यान दें, पिछले केस में कितनी आई थी, पिछले केस में जो टाइम आया था वो आया था डी अपॉन वी एम आर। यहाँ आया है डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। तो अब जरा देखो कि साइन थीटा जो है ये हमेशा ही, इसकी अपर लिमिट जो होती है ये वन होती है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू वन होता है। तो आप खुद जरा सोचो, ये डिनोमिनेटर में, लेट मी पुट इट दिस वे, डी इज, टी जो ऊपर वाला था पहले केस वाला, डी अपॉन वी एम आर था ना, तो दिस वॉज डी अपॉन वी एम आर। तो टी डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ टी अपॉन साइन थीटा। इसको पकड़ के इधर रख दीजिए। तो जब साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन है, यानी कि वन अपॉन साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। तो टी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी हो जाएगा। अब ये इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो ये तो फर्स्ट केस हो रहा है ना, जहाँ पे आप कूद ही रहे हैं बैंक के परपेंडिकुलर, यानी रिवर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये केस, तो फिर सेकंड केस बना ही नहीं ना, फिर तो ये फर्स्ट हो गया। तो दिस थीटा इक्वल टू 90 इज नॉट वैलिड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इन आवर क्वेश्चन, इन आवर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि रिवर इन लीस्ट डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस में टी डैश था, टाइम कितना था, डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। और इन लीस्ट टाइम जो टी था वो कितना था, डी अपॉन वी एम आर। तो इनका डिविजन करना है आपको, इनका रेशियो निकालना है। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो टी डैश बाई टी विल कम आउट टू बी वन अपॉन साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो फिर वही बात की नदी थी, इसकी सेपरेशन डी कितनी दे रखी हुई है इधर, 500 मीटर्स दे रखी हुई है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी हुई है। वी एम आर कितना दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है। तो इधर से मुझे वही करना है कि वी आर को नलीफाई करना है किससे, तो वी एम आर कॉस थीटा से। तो इन दोनों को जब मैं नलीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा वी एम आर कॉस थीटा इक्वल टू वी आर, यानी कि 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। कॉस थीटा हाफ होगा तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, यानी कि 2/√3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अब जल्दबाजी में लोग ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं कि भाई कुछ उल्टा निकाल लिया होगा मैंने। बट अपने आंसर पे भरोसा रखना होता है अपने को। और आप अगर ध्यान से देखें तो रूट थ्री से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2√3/3, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपने रिलेटिव मोशन इन टू डिमेंशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझा होगा। आज बहुत क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, जेईई मेन में डायरेक्ट ही आते हैं। रेन मैन भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है इसमें, जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेट मी नो इफ यू नीड इट। टिल देन, सी यू अगेन, गुड बाय।